आज हम भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियोजन का क्या अर्थ है। किसी राष्ट्र की भविष्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के क्रम को विकसित करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाते हैं और उस पूरी प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है। इन समस्याओं की अवधि भी अलग अलग होती है और ये स्थायी नहीं होती, अर्थात बदलती रहती हैं। इसी अनुसार नियोजन की प्रक्रिया में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। नियोजन को अपनाए बिना कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता। नीति आयोग। भारतीय योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कहा जाने लगा। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग की ही होती है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार विकास नियोजन मूल रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित करने व उनका उपयोग करने का तरीका है। भारतीय योजना आयोग बताता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार योजनाएं बनाती है और उनका एक तरीके से क्रियान्वयन करती है, जिससे जो समस्या है या जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। नियोजन के उपगमन, यानी कि नियोजन किन किन तरीकों से, किन विधियों से किया जाता है। नियोजन के 2 रूप होते हैं। खंडीय नियोजन, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों, विभिन्न खंडों में, जैसे कृषि के क्षेत्र में सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक और संरचनाएं और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसे लागू करना होता है। अर्थात खंडीय नियोजन में किसी एक सेक्टर को लिया जाता है और उसके अनुसार उसकी प्लानिंग की जाती है। फिर है प्रादेशिक नियोजन। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। हर एक क्षेत्र देश का, उसकी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं। उस आधार पर पूरे देश का एक जैसा विकास नहीं हो पाया है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार के नियोजन को, जो कि किसी एक विशेष प्रदेश के लिए योजना बनाई जाती है, उसे प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, किसी एक पर्वतीय क्षेत्र का विशेष तौर पर उस प्रदेश का विकास करने के लिए नियोजन किया जाता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। किसी विशेष क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाती है या किसी विशेष समूह के लिए जो योजना बनाई जाती है वो लक्ष्य क्षेत्र या लक्ष्य समूह योजना कहलाते हैं। जैसे
लक्ष्य क्षेत्र के हम उदाहरण देखते हैं। सूखागढ़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। लक्ष्य समूह के उदाहरण, लघु कृषक विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था। यहाँ पर एक समूह ले लिया। पहला जो संस्था है वो लघु कृषक, जो छोटे खेतीहर किसान होते हैं, ये उनका समूह, उनके लिए एक अलग से योजना बनाई गई, एक विशेष समूह के लिए। तो वो लक्ष्य समूह का एक उदाहरण है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 इस दौरान आई थी, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 79 के बीच में आई थी, उस समय में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, आज जो उत्तराखंड राज्य है, ये पहले उत्तर प्रदेश का ही ये क्षेत्र हिस्सा होता था। फिर जो अलग से जो पर्वतीय क्षेत्र अलग करके उसका एक अलग से राज्य बना दिया गया। ये भी एक नियोजन का ही अंग है कि एक क्षेत्र को अलग से राज्य का दर्जा देके उसके लिए विशेष योजनाएं बना के उसका विकास किया जाता है। इसके अलावा असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 पर्वतीय जिलों को शामिल किया गया था। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और वहां पर पहले से कोई जनजातीय योजना वहां पर लागू नहीं होनी चाहिए। उन क्षेत्रों के लिए विशेष पर्वतीय नियोजन किया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर उन पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए कुछ अपने सुझाव दिए, जिसमें सबसे पहले था कि जो योजना बनाई जाए वो उस क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए, ना कि किसी प्रभावशाली या कोई एक विशेष वर्ग के लोगों तक ही केवल लाभ पहुंचे। स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए, ऐसा नियोजन किया जाए, ऐसी योजना बनाई जाए जो वहाँ के स्थानीय संसाधन हैं, मिट्टी है, वहाँ की लकड़ी है, वन है, उनका प्रयोग करके ही और वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके द्वारा ही काम करवा के उन्हीं का विकास करवाया जाए। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना। जो अर्थव्यवस्था ज़्यादातर जो लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं वो केवल अपने जीविका निर्वाह तक ही सीमित होता है, तो उसमें कुछ बदलाव करके उसके अंदर कुछ बाहरी लोगों का निवेश करके, धन का निवेश करके इस क्षेत्र का और भी ज़्यादा विकास किया जाए। अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, यानी कि जो क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वो व्यापार में बहुत पीछे होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनका जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यापार की जो बातें होती हैं, जो आयात और निर्यात होता है, उस क्षेत्र में उनको बराबरी का मौका दिया जाए, ना कि उनका शोषण होने दिया जाए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके वहाँ के श्रमिकों को लाभ पहुँचाना। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसी योजना ना बन जाए जिसमें विकास तो होए लोगों का, लेकिन उससे जो प्रकृति है उसका विनाश ना हो जाए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि वहाँ का जो पारिस्थितिक संतुलन है वो ना बिगड़ने पाए। पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। यानी कि वहाँ की जो योजनाएं हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि विशेष तौर की वहाँ की स्थलाकृति देख के, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को देख के, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग किस धर्म जाति के
लोग वहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उन सभी बातों का ध्यान में रख के ही योजना बनाई जाए। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए। कुल मिला के इसमें बात यही बताई गई है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र का जो विकास कार्यक्रम बनाया जाता है वो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और वहाँ के स्थानीय संसाधनों के द्वारा वहीं के लोगों की सहायता से उन्हीं का विकास करने की योजनाएं होती हैं। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 के बीच में आई थी उसमें इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 के बीच में आई उसमें इसके कार्य क्षेत्र को और भी ज़्यादा विस्तृत और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम में सिविल निर्माण कार्यों पर ही बल दिया गया, जैसे कोई बांध बनाना है, इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दिया गया जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में सूखा संभावित क्षेत्र में केवल इस तरह की बातों पर ही ध्यान दिया गया कि लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार किस तरह मुहैया करवाया जाए, इसलिए वहाँ पर केवल सिविल निर्माण कार्य ही चलाए गए, कोई पुल का निर्माण या किसी बिल्डिंग का निर्माण, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकें। परंतु बाद में इसमें सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चरागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और अन्य सेवाओं पर भी जोर दिया गया जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों, चाहे वो पूरे के पूरे या उनका कुछ आंशिक भाग, उनकी पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की गई। 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया, यानी कि दोबारा से उनका सीमांकन किया, पहचान की गई। भारत के सूखा संभावित क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार से सूखे से बच जाते हैं। इन राज्यों में नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया गया, जिस कारण से इन क्षेत्रों में जो सूखा होता है वो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। सतत पोषणीय विकास। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय विकास केवल इस बात को माना जाता था कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना विकसित है उसी देश को विकसित देश कहा जाता था, जिसे सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता था। जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद समय के साथ बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है,
प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ रहा है, यानी कि वस्तुओं को कंज्यूम करने का, उपभोग करने का जो मात्रा है वो बढ़ रही है, तो उस देश को ये माना जाता था कि वो देश अपना विकास कर रहा है और वही विकसित देश बन सकता है आगे चल के। परंतु अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। अतः 1970 के दशक में वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए, यानी कि वृद्धि तो की जाए लेकिन साथ में वो समान रूप से हर किसी के लिए वो विकास हो। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश किया गया। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में, यानी कि जो पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका, यूरोपीय जो देश हैं, उस दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनापेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती है। 1968 में प्रकाशित ए हर्लिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब और 1972 में मोडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के एक नए मॉडल सतत पोषणीय विकास की शुरुआत हुई। पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हैरलेम ब्रेटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना है। अर्थात सतत पोषणीय विकास हम उसे कहेंगे, ऐसा विकास करना जो आज की पीढ़ियों का भी विकास हो पाए, उनको भी लाभ हो पाए, और पर्यावरण को इस तरह बचा के भी रखना है कि आने वाली पीढ़ियां भी अपना विकास कर सकें। अगर इस सोच के साथ आज के समय में जो विकास किया जाता है, जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है और भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाता है, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब हम एक केस अध्ययन, एक उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र का योजना बना के नियोजन करके विकास किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम भरमौर क्षेत्र, वहाँ पर समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाया गया और उसका क्या उस क्षेत्र के ऊपर प्रभाव पड़ा, अब हम ये पढ़ेंगे। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल हैं। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है, यानी कि इसको हमारे संविधान ने एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में सूचित किया है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और वहाँ का पर्यावरण भी प्रतिकूल है, जो कि लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। गद्दी लोग ऋतु प्रवास भी करते हैं, ऋतु के अनुसार वो पहाड़ों पे ऊपर या नीचे की तरफ अपना प्रवास करते रहते हैं। इन कारकों ने
इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को भी प्रभावित किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, यानी कि 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। इनके मुख्य क्रियाकलाप कृषि तथा इससे संबद्ध क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। विकास नियोजन। अब हम पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र का विकास किस प्रकार से योजना बना के किया गया। उस योजना का नाम था समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, IDTP। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप योजना प्रारंभ हुई, जिसे समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कहा गया। इस योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। ये जो योजना बनाई गई, इसमें वहाँ के परिवहन, संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जैसे पशुपालन इत्यादि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। विकास योजना के परिणाम। जब ये विकास योजना यहाँ पर लागू की गई तो इसके कुछ साल के बाद जो नतीजे आए, परिणाम आए, वो क्या रहे। विकास योजना के लागू होने के बाद इस क्षेत्र में स्कूलों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना का विकास हुआ। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। विकास योजना के लागू होने के बाद दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार से हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक पिछड़ा क्षेत्र जो होता है उसको किस प्रकार से योजना बना के उसका नियोजन करके उसका विकास किया जा सकता है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। ये एक ऐसी योजना बनाई गई जो सूखा क्षेत्र था, वहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस क्षेत्र में एक नहर पहुँचाई गई, उसके द्वारा वहाँ पर जल पहुँचाया गया और उसने उस क्षेत्र का किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया, आगे हम ये पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। नहर तंत्र का मतलब है एक मुख्य नहर और उसमें से फिर छोटी छोटी और भी बहुत सारी नहरें बहुत दूरी तक सिंचाई के लिए जल को ले जाती हैं, तो वो एक पूरा एक नहर तंत्र कहलाता है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। आप इस मानचित्र को देखें, ये भारत का पश्चिम दिशा का मानचित्र है, जो विशेष तौर पर जिसमें आपको राजस्थान राज्य दिखाई दे रहा है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान देश है। यह नहर पंजाब में हरिके बांध, ये ब्लू कलर का देखें आप, हरिके बांध वहां से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ ये बहती है। आप इस ब्लू कलर की लाइन को देखें, ये नहर है जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक से बहती हुई राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक जाती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है, यानी कि मुख्य नहर और इसमें से जो छोटी छोटी नहरें निकलती हैं उनकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर के आसपास है
और यह नहर इस क्षेत्र के 19.63 लाख हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है उसमें सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाता है। नहर तंत्र का अर्थ है जो साधारण रूप से एक प्रमुख नहर से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं और वो आगे की तरफ जाती हैं, जबकि लिफ्ट तंत्र का अर्थ है ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाना। जो लिफ्ट तंत्र की जो व्यवस्था है वो उस क्षेत्र के लिए की जाती है जो नहर के सतह से ऊंचाई के ऊपर है, तो वहां पर मशीनों से पानी को उन नहरों में डाला जाता है जो लिफ्ट तंत्र की नहरें हैं और फिर उस पानी को आगे तक पहुंचाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती हैं। आप ये देखें, बाएं किनारे की तरफ जो हैं वो लिफ्ट नहरें हैं, यानी कि ऊंचाई तक पानी को पहुंचाने के लिए। आप इंडेक्स को देखें, इस कलर को मिलाते रहें। आप नहर के अपने बाएं तरफ मत देखें, नहर जो जिस तरफ से नहर आ रही है हरिके बैराज की तरफ से, अगर आप उस नहर के साथ साथ चलेंगे तो देखें आपका जो बाएं दिशा कौन सी है, उस तरफ लिफ्ट नहरें हैं, जबकि नहर के दाएं किनारे पर पाकिस्तान की जो साइड है उस तरफ नहर प्रवाह प्रणाली है। और आप साथ में इंडेक्स में देखें, ये मैंने 4 अलग अलग कलर से आपको समझाया है। ये 2 चरण थे नहर के। प्रथम जो चरण था नहर का, उस चरण में कहाँ तक पानी को पहुँचाया गया और द्वितीय चरण में कहाँ तक पानी को पहुँचाया गया, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में किया गया। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक से प्रारंभ हो गई थी। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में है। इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में फैला हुआ है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बाद वहां पर क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट आए, अब हम ये अध्ययन करेंगे। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी, वहां की अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया। इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव अच्छे प्रभाव क्या पड़े वो पढ़ेंगे। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चरागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ की जो भूमि थी वो हरी भरी होगी। जो बिल्कुल शुष्क बालूरेत भूमि थी, वहाँ पर हरे भरे चरागाह और वन प्रदेश का निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि मृदा में लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चरागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ की जो भूमि थी वो हरी भरी हो गई। क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र था, जो बालू के जो रेगिस्तान थे, मरुस्थल था, वहाँ पर जल की उपलब्धता होने से वहाँ पर हरियाली छा गई। इससे वायु से होने वाला जो अपरदन था, क्योंकि जो सूखा रेत होता है वो हवा के साथ अपरदित होता है, उसमें भी कमी आ गई। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में भी विस्तार हुआ और फसलों की सघनता में भी वृद्धि हुई। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया। जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो ज़्यादातर यहाँ पर शुष्क फसलें जैसे चना, बाजरा इत्यादि उगाए जाते थे।
लेकिन सिंचाई व्यवस्था के आने से यहाँ पर गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल तक की भी कृषि होनी शुरू हो गई, जिससे इस इलाके के लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत सुधार आया। निस्संदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से ये सारे सकारात्मक जो पॉइंट्स हमने पढ़े जो इस योजना के लागू होने से यहाँ पर हुए। परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की जो सतत पोषणीयता पर ही प्रश्न उठ गए। सकारात्मक प्रभाव तो हुए, लेकिन उनके कारण इस क्षेत्र में जल की जो मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी और बहुत जगह मृदा में जो मिट्टी में जो लवणता के तत्व थे वो ज़्यादा होने शुरू हो गए, जिससे यहाँ पर अलग तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। अब हम पढ़ेंगे जो नकारात्मक प्रभाव पड़े इंदिरा गांधी नहर के, उनको कैसे सकारात्मकता में बदला जा सकता है, कैसे पर्यावरण का बचाव करके और उस क्षेत्र का सतत पोषणीय विकास किया जा सकता है। अब हम उनका अध्ययन करेंगे। बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न उठाए हैं। इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन करना, जैसे कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई, यानी कि यहाँ पर इस तरह की सिंचाई की जाए जिसमें कम से कम जल का उपयोग हो और फसल की पैदावार भी होती रहे। शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को बोने की बजाय किसानों को बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसी फसल की कृषि नहीं करनी चाहिए जिसको ज़्यादा सिंचाई की जल की आवश्यकता होती है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन करना, ताकि बहते जल की स्थिति मार्ग में कम हो सके। ज़्यादातर जो नाले हैं जहाँ से पानी बह के निकलता है उनको पक्का किया जाए, जिससे आसपास के क्षेत्र में जो जल क्रांता या जल भराव की जो समस्या है उससे बचा जा सकता है। जल क्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण तथा चरागाहों का विकास किया जाए। निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों यानी किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता जैसे ऋण इत्यादि की सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाए। कृषि, पशुपालन तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित किया जाए, यानी कि कृषि और पशुपालन को वहाँ के आसपास के जो अन्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके साथ जोड़कर समान रूप से उस क्षेत्र का विकास किया जाए। इससे इस क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी, गांव, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों जिनको हम मंडियां बोलते हैं उनके बीच में एक प्राकार्यात्मक संबंध आपस में स्थापित हो सके और नगरों, शहरों के साथ साथ गांव का भी विकास हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अगर इन तरीकों को अपना के अपना विकास करेंगी तो आने वाली पीढ़ियां भी अपना विकास अच्छी तरह से कर पाएंगी। अगर इन उपायों को लागू नहीं किया गया तो कुछ समय के बाद यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति हो जाएगी जो वर्तमान में भी नुकसान करेगी और आने वाली पीढ़ियों के तो वो फसल उगाने का वो क्षेत्र ही नहीं बच पाएगा। अब इस चैप्टर के कुछ मुख्य क्वेश्चंस जिनको आपने अपनी कॉपी में उतारना है। नियोजन क्या होता है, नियोजन का क्या अर्थ है, नियोजन के उपगमन कौन कौन से हैं, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या कहलाता है, उदाहरण सहित बताइए। पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या है, ये भारत में कहाँ कहाँ पर लागू किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या होता है और इसको किस तरीके से
क्या योजनाएं भारत में बना के लागू किया गया? सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है? भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे और वहाँ की जो पारिस्थितिकी थी उसके ऊपर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े, और इंदिरा गांधी नहर के बारे में वर्णन कीजिए मानचित्र की सहायता से। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों का वर्णन कीजिए, जिन उपायों को अपनाकर किसी भी क्षेत्र में सतत पोषणीयता के साथ विकास किया जा सकता है। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर की क्विज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज के लिंक को क्लिक करके आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।